सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि अकाउंट्स को हम किस तरीके से फाइनलाइज कर सकते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल ही प्रैक्टिकल वे में आपको बताऊँगा कि किसी भी अकाउंट्स को फाइनलाइज या बैलेंस शीट फाइनलाइज करते समय हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, कौन कौन से एंट्री लेनी है। मेरी बात को समझे ना। तो ये मैं आज आपको प्रैक्टिकल वे में आपको टैली पे करके दिखाने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक अब ज़रूर देखते रहें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास ये कोई डेटा है किसी फर्म का। ये डेटा किसी का भी हो सकता है। अगर आप एलएलपी फर्म, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड फर्म या फिर इंडिविजुअल किसी के भी अगर आप अकाउंट्स को फाइनलाइज करते हो तो ये वीडियो देखने के बाद आप आसानी से कर सकते हो। बराबर है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट किस तरह का है। वो इसलिए कि भाई आप तो डे टू डे अपना अकाउंट्स मेंटेन करोगे ना किसी भी फर्म में, या कर चुके हो, आपने कॉन्ट्रैक्ट किसी का लिया है। तो जब तक आप डे टू डे अकाउंट्स का एंट्री नहीं करोगे तो ये रिपोर्ट कैसे जनरेट होगा? तभी तो हम करेंगे ना फाइनलाइज। मेरी बात को समझे कि नहीं? तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अल्ट F1। ये कोई ट्रेडिंग कंपनी है, माल खरीदती है, माल को बेचती है, ठीक है ना। बाकी जो भी इसका जो डेटा एंट्री है उसने किया है, तो इस तरीके का इसका रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट है, यहाँ निकल रहा है। उसके लास्ट में देखेंगे यहाँ पर इसका नेट प्रॉफिट भी निकल रहा है। ये सिर्फ जो निकला है डे टू डे अकाउंट्स को मेंटेन करने से। बात बराबर है। यहाँ पर ऑलरेडी आप देखोगे तो यहाँ पे इसका ओपनिंग स्टॉक है और यहाँ पे इसका क्लोजिंग स्टॉक पुटअप है। बराबर है। अच्छा, एक बात तो यहाँ पर हो गई। दूसरी बात, अगर हम इसके बैलेंस शीट को देखते हैं तो यहाँ पर भी इसका इस तरह का बैलेंस शीट का रिपोर्ट हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना। तो जब आप किसी का जब डे टू डे अकाउंट्स मेंटेन करोगे तो रिपोर्ट ये आपका जनरेट तो होना ही होना है। बात है यहाँ पे कि फाइनलाइज करना है ना भाई। इसके बाद डेटा एंट्री जो था आपने कर लिया। अब फाइनलाइज करते समय आपको किन की चीज़ों को ध्यान में रखना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है ना, ये जो फर्म है, बराबर है, जिस साल का आप अकाउंट्स को फाइनलाइज करने जा रहे हैं, जबकि ये डेटा हमारा पुराना है तो आपको घबराने की बात नहीं है। आप इसे आज के तारीख में भी अप्लाई कर सकते हैं। बराबर है कि नहीं? तो जैसे कि हमारा ये 18-19 का हम किसी का अकाउंट्स को फाइनलाइज कर रहे हैं, तो इससे पहले भी तो इसका कभी न कभी टैक्स ऑडिट हुआ होगा। तो आपको क्या करना है ना, जब लास्ट ईयर में इसका मतलब कि 17-18 में जो बैलेंस शीट इसका फाइनलाइज हुआ होगा, आप पहले उसकी कॉपी लीजिए। किसकी कॉपी लेना? बैलेंस शीट की। देखने के लिए आप इसका ट्रेडिंग पीएनएल भी देखिए, तो उससे आपको कुछ हेल्प मिलेगा कि उसने लास्ट ईयर में क्या क्या कुछ उसमें हेड वगैरह बनाए थे, कौन सा एक्सपेंस उसने लिया था। तो उसके मद्देनज़र आप इस ईयर में भी उसी तरह का आप रिपोर्ट भी बना सकते हैं अगर आप काम को स्टार्ट कर रहे हैं तो। बराबर है। यानी कि लास्ट ईयर का बैलेंस शीट आपको ज़रूर देखना है। अच्छा, लास्ट ईयर का बैलेंस शीट तो देखना ही नहीं है। आपको क्या करना है, जो उस साल में उसका क्लोजिंग था, इस साल में आपको उसे ओपनिंग में लेना है। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं? तो ओपनिंग जब आप लीजिएगा तो सीधी सी बात है, आपको मैनुअल ही चढ़ाना पड़ेगा। और अगर यही आपका डेटा है, अगर आपने जो अकाउंट्स फाइनलाइज हुआ था, अगर आपने उसी से एक नया कंपनी को बनाया है, तो ऑटोमेटिक उसका ओपनिंग आ चुका होगा। लेकिन क्या होता है ना, फाइनलाइज जब हम लोगों का जब अकाउंट्स होता है सीए फर्म में, तो कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं। बराबर है। तो हमें चढ़ाना कैसे है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर पहले बैलेंस शीट में आओ, अल्ट F1 डिटेल में मैंने मारा, अल्ट F2 हम लोग लेते हैं। अभी हम लोग इसे क्या करेंगे ना, अभी देखो ये जो हमारा जो डेटा है वो 18-19 का है, तो लेन देन तो हमारा पूरा दिख रहा है ना। बराबर है। अब मैं जैसे ही मैं चेक करूँगा कि इसका हमारा जो पुराना जो ओपनिंग जो था वो कितना था, तो मैं यहाँ पर मारूँगा अल्ट F2। अब यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर है ना, उसे मैं क्या कर दूँगा, पिछले साल के लिए मैं ले लूँगा। मेरी बात को समझे? यहाँ पर जो 18-19 है मैं इसे कर दूँगा 17-18। तो कैसे करूँगा, यहाँ पर जैसे कि मैंने डाला 17 और यहाँ पर मैं डाल दूँगा 18, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ओपनिंग मैंने चढ़ा के रखा है।
मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं? और ये मैंने कहाँ से चढ़ाया है भैया? जो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट है आपको इसे देख करके चढ़ाना है। और आपको ध्यान रहे कि लायबिलिटी साइड या फिर एसेट साइड में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। यहाँ पर अगर आपका कोई भी फिगर का अगर अमाउंट का अगर डिफरेंस आता है, डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस, तो समझ जाएं आपको चढ़ाने में कहीं ना कहीं गलती हुई है। मेरी बात क्लियर है ना? तो आपको सही आपको ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना है। अब जैसे कि कैपिटल अकाउंट है, बराबर है, मैं इसके अंदर जाता हूँ। देखिए यहाँ पर कोई भी लेन देन दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। क्या दिख रहा? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है। अब आप बोलोगे कि सर आपने इतना लंबा चौड़ा यहाँ तक तो लेक्चर आपने दे दिया, ये बताइए कि चढ़ाना कैसे होता है ना? तो जो आपका लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ प्लस एसेट जो भी था आपको एक करके चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है? ये रहा आपका अकाउंट्स इन्फो, दिख रहा है? हाँ जी सर दिख रहा है। अंदर जाना है, लेजर में जाना है, और आपको क्या करना है, अगर लेजर बना हुआ है तो ऑल्टर करेंगे, और अगर नया बना रहे हैं तो क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे ना। अब जब अकाउंट्स फाइनलाइज के जब वीडियो देख रहे हो तो डेटा एंट्री आपको तो आता ही होगा, है ना? तो हम क्या करेंगे, ऑल्टर करेंगे। मान के चलो मेरा सबका बना हुआ, अब मैं मान लेता हूँ जैसे कैपिटल ही था, तो हम यहाँ पर से कैपिटल लेंगे, इंटर मारा, तो सीधे हम कहाँ आते हैं, यहाँ आते। ये जो ओपनिंग बैलेंस है, मेरी बात को समझे? तो यहाँ पर कंट्रोल एंड मारेंगे, इसका शॉर्टकट है। देखिए हम लोग नीचे आ गए ना यहाँ पे, बराबर है। नीचे आने के बाद यहाँ पर बिलिंग कर रहा, हमको कहाँ आना भाई, अमाउंट में आना है। यहाँ पे आ जाएंगे माउस से, तो जो आपका लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में देखो कितना उसमें फिगर है, वही फिगर आपको बैठा देना, और इसे आपको क्या कर लेना है, एक्सेप्ट। मेरी बात को समझे? तो जिस तरीके से मैंने एक कैपिटल का चढ़ाया, उसी तरीके से जितना भी आपका बैंक है, कैश है, डेटर है, क्रेडिटर है, वो सब को आपको चढ़ाना पड़ेगा। मेरी बात क्लियर है? अच्छा, अब बहुत सारे के मन में ये भी सवाल उठता है, और आपने पूछा भी है कि क्या सर इनकम और एक्सपेंस का भी क्लोजिंग बैलेंस जो निकलता है वो भी चढ़ाना होता है? कि नहीं भाई, वो तो एक्सपेंसेस हो चुका। आपको याद रखना है, हमें जो ओपनिंग लेना है सिर्फ बैलेंस शीट में जो पहुंचा है, चाहे वो लायबिलिटी हो चाहे वो एसेट्स हो। ट्रेडिंग पीएनएल का कोई भी फिगर वहां नहीं पहुंचता है। मेरी बात समझे? ये सबसे पहला काम हुआ जो मैंने आपको बता दिया है कि 1 बाय 1 करके आपको चढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, अब उसके बाद फाइनलाइज करना है भाई। तो फाइनलाइज में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ सकता है, और करना भी चाहिए मेरे हिसाब से। सबसे पहले आपको बैंक का मिलान करना है। ठीक है, आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर दिख रहा है बैलेंस शीट के एसेट्स में, बराबर है। इसे हम लोग को मिलान करना है। अब वो मिलान कैसे करना, आप जैसा कि जानते हो कि अगर आप प्रॉपर वे में कंटिन्यू काम कर रहे हो तो कंपनी हर महीने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार करती है। और अगर स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी है तो कम से कम 3 महीने में, अरे कम से कम 6 महीने में, नहीं तो साल में एक बार तो उसे हर हाल में करना ही करना है। जब तक वह मिलान नहीं करेगा तो कैसे पता चलेगा कि बैंक स्टेटमेंट से इसका जो बुक है वो टैली कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अभी जैसे कि यहाँ पर हमारा जो अभी जो फिलहाल जो फिगर दिख रहा है मार्च क्लोजिंग में कितना दिख रहा है भाई, 10,91,313 रुपये 16 पैसा, बराबर है। अब हमें ये देखना है कि बैंक स्टेटमेंट में उतना वो फिगर है भी या नहीं। अगर 1 पैसे का भी फ़र्क है तो इसके लिए आपको बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार करना पड़ेगा। अब आप जैसे तैयार करो, आपको तो पता नहीं, BRS मैनुअल भी बनता है, टैली के अकॉर्डिंग भी बनता है, आप एक्सेल पर भी बना सकते हो, लेकिन इसका प्रोसेस आपको आना चाहिए, क्योंकि जब तक बैंक नहीं मिलेगा आपका अकाउंट्स कभी भी फाइनलाइज नहीं हो सकता। और ऑडिटर जो होता है ना, या CA फर्म जो आपका टैक्स ऑडिट करेगा, वो सबसे पहले आपका बैंक ही पूछेगा कि बैंक मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ। तो सबसे पहले आपको बैंक को टैली करना है, ठीक है। बात रही BRS कैसे बनाते हैं, तो आपको स्क्रीन पर ये जो दिख रहा है ना, ये वाला वीडियो अब हमारा देखो, मैंने इसमें बताया प्रैक्टिकल वे में आपको बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आपको कैसे तैयार करना है। ठीक है, चलिए बैंक का मिलान तो आपका हो गया, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरा हमारा क्या होता है, कैश। ठीक है, डे टू डे आपका अकाउंट्स मेंटेन हो ही रहना भाई। हो सकता है कि आपने वहाँ पर पेटी कैश भी आपने मेंटेन किया होगा। तो जब सब कुछ ठीक ही है तो फिर कैश को हमें क्यों देखना है, इसलिए देखना है। अब जैसे कि हम लोग कैश में चलते हैं, अभी कैश का हमारा डेबिट बैलेंस दिख रहा है, और आप जैसा कि आप जानते हो कैश हो प्लस बैंक हो, इसका हमेशा डेबिट बैलेंस ही होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये आपको मालूम है ना। तो ऊपर से तो ठीक लग रहा है ना डेबिट बैलेंस, लेकिन हम अंदर जाके चेक करेंगे
क्या चेक करेंगे, कहीं किसी मंथ में ये नेगेटिव तो नहीं हो गया। लेकिन आप देखो यहाँ पे जब आप प्रॉपर वे में यहाँ पर देखोगे ऊपर से नीचे तक हर मंथ का देखो ये सब आपका डेबिट दिख रहा है। तो यहाँ से भी आपको सेटिस्फाइड नहीं होना। अगर आप अकाउंट्स को फाइनलाइज कर रहे हो तो अब आपको अंदर जाके देखना है कि कहीं किसी मंथ में किसी डेट में तो ये नेगेटिव तो नहीं हो गया। आपको इस पर भी ध्यान रखना है। इसके लिए आपको क्या करना है, चलिए किसी हम लोग के अंदर चलते हैं, किसी मंथ के अंदर। देखिए जैसे हम लोग अंदर आ गए, ये हमारा क्या है, ये कैश का पूरा लेजर आ गया। तो यहाँ पर मारेंगे अल्ट F2, ये दोनों को क्या कर देंगे, ब्लैंक कर देंगे, इंटर मारेंगे तो पूरे साल का ये लेजर हमारे सामने आ गया। यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19, ये पूरे साल का यहाँ पर लेजर हमें दिख रहा है। अब क्या करना है, हमें इसका ब्रेकअप देखना है। तो आपको राइट साइड में यहाँ पर दिख जाएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है, डेली ब्रेकअप, बोले तो F6 है। आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप जो इस पर है ना क्लिक करोगे तो आपको क्या होगा ना, ये डे वाइज आपको दिखेगा। ये देखो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अब क्या देखो आपको यहाँ पर डे वाइज दिख रहा है। अब हम लोग चलते होम में, देखिए अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो, मेरी बात क्लियर है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। देखो कहीं पर भी अगर आपको क्रेडिट दिखा, इस तरीके से हम लोग डाउन एरो से इसे देखते जाएंगे। मेरी बात को समझे। अगर कहीं पर सपोज कर लो कि अगर आपका कहीं पर नेगेटिव आ जाता, मान के चलो कि 23 फरवरी को ही हमारा यहाँ पर नेगेटिव आ गया, यहाँ पर DR की जगह पर क्या आ गया, CR, और वो आपको कलर में दिखेगा रेड। चिंता नहीं करना, वो आपको दिख जाएगा। तो वो नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी तारीख में आपके पास कैश नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर होता है तो इसका माने गलत है ये, तो आपको इसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अब वो बोलोगे सर इसको हम रेक्टिफाई कैसे करें, वॉचर तो बन चुका है, पेमेंट भी हो गया है। तो सीधी सी बात है ना, उस तारीख को नेगेटिव है तो आप ये देखो कि उस वॉचर को कहाँ पर आप एडजस्ट आप कर सकते हो। मेरी बात को समझे। सीधी सी बात है, जितना फिगर आपका क्रेडिट में आएगा उस तारीख का जो वॉचर है, आगे अगर कहीं पर ज़्यादा फिगर है तो उस वॉचर को वहाँ पर आपको चेंज करके बनाना पड़ेगा। मेरी बात को समझे, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कहीं पर भी आपका कैश नेगेटिव नहीं आना चाहिए। मेरी बात क्लियर है ना। तो इस तरीके से आपको पूरे साल का आपको देखना है, ठीक है। तो ये हो गया बैंक और कैश का काम हो गया। चलिए एक बार हम लोग फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आकर के देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाते हैं। क्या होता है कि जब CA जब हमारे बुक को जो ऑडिट करते हैं वो रेशियो पर भी ध्यान रखते हैं, बराबर, कि पिछले साल में जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो था कितना था और नेट प्रॉफिट का रेशियो था कितना था। तो आपको उसी को है ना मेंटेन करके चलना। ऐसा नहीं कि पिछले साल कुछ दिखा ऐसा धड़ाम से नीचे आ गए, ऐसा भी नहीं होता। तो हमें उस रेशियो को भी मेंटेन करना होता है। अब जैसा वो रेशियो आप देखोगे कैसे भाई, तो आपको यहीं आ जाना, बोले तो ट्रेडिंग और P&L के लेजर में आ गए ना। अब आपको यहीं पर मानना है F12 जब आप मारोगे तो यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर दिख जाएगा है ना, शो परसेंटेज। आपको दिख रहा भाई यहाँ पे शो परसेंटेज। बस आपको यहाँ पर इसे यस करना है, कंट्रोल A से सेव करना है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट का हमें परसेंटेज यहाँ पे दिखने लगा, ठीक है, इस साल का। और जब हम लोग नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट का यहाँ पर रेशियो दिखने लगा, बोले तो परसेंटेज के 4.35 का इस साल अभी है फिलहाल, और लास्ट ईयर में कितना था ये हमें मेंटेन करना होता है। मेरी बात को समझे। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या करना भाई, जो आपका लगभग आधा काम इससे हो जाएगा, डेटर एंड क्रेडिटर, ठीक है। आइए बैलेंस शीट में आने के बाद आपको पता है कि लायबिलिटी साइड में आपका क्रेडिटर होगा और बैलेंस शीट के एसेट साइड में हमारा डेटर होगा। तो जितना भी डेटर एंड क्रेडिटर है, अब आपको क्या करना, उसका रिकन्सिलेशन करना। अब आप सोचोगे डेटर एंड क्रेडिटर का भी रिकन्सिलेशन होता है क्या? बिल्कुल होता है। वो कैसे होता है? सीधी सी बात है, आपके बुक में जो वैल्यू निकल रहा है सामने वाले के बुक में भी उतना ही वैल्यू निकलना चाहिए। इसे कहते हैं रिकन्सिलेशन करना। खाली बैंक का ही मिलान नहीं होता, डेटर एंड क्रेडिटर का भी आपस में एक दूसरे से मिलान किया जाता है। मेरी बात को समझे कि नहीं? मिसाल के तौर पे हम लोग आ जाते हैं क्रेडिटर के किसी के लेजर अकाउंट पे आ जाते हैं, ठीक है। अब यही हमारा कोई सप्लायर है अब्दुल रहमान, ठीक है। अब हम लोग इसके लेजर में आ गए। देखिए ये पूरे साल के लेजर है ना। अभी आप देखोगे हमारे बुक में जो इसका वैल्यू निकल रहा है, क्योंकि महाजन है ना, हम पर लायबिलिटी है
81,170 रुपये CR में, इसका माने कि हमें इसे पेमेंट करना है, बराबर है। ये मार्च क्लोजिंग का हमारा डेटा है। तो सवाल ये उठता है क्या उसके बुक में भी हमारा डेबिट बैलेंस इतना है? तो ये हमें कंफर्मेशन एक रिपोर्ट बना के देना होता है। और ऐसे भी इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट क्या कहता है कि जो भी आपका डेटर एंड क्रेडिटर है उससे आप कंफर्मेशन लेटर लीजिए कि मार्च क्लोजिंग में कितना बुक वैल्यू उसके वहाँ निकल रहा है। ये आपको भी देना है और अगला भी आपको देगा। मेरी बात को समझे ना। और अगर ये मिसमैच होता है, हमारे बुक में निकल रहा है इतना और उसके बुक में कुछ और निकल रहा है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? लेजर से मिलान करना होगा। कहीं हमसे डेटा एंट्री करने में गलती तो नहीं होगी, या फिर सामने वाले से भी गलती हो सकती है। मेरी बात को समझे ना। तो डेटर एंड क्रेडिटर का भी रिकन्सिलेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। मेरी बात को समझे। तो इसके लिए एक दूसरे को वो क्या करेगा? कन्फर्मेशन लेटर बना के देगा लेटर हेड पे कि हमारे बुक में मार्च क्लोजिंग में आपका इतना वैल्यू निकलता है, ये एक दूसरे को देगा। मेरी बात क्लियर हुई ना? अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं। बात आती है कि ट्रेडिंग कंपनी है ना, परचेज एंड सेल तो चढ़ रहा है, स्टॉक का मसला है। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ, हमारा ये जो पार्टी का ये जो अकाउंट्स का जो डेटा है, Alt F1 जब हम लोग मारते हैं तो यहाँ पे हमें ये दिखता है स्टॉक इन हैंड, यहाँ पर इतना यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि ये इन्वेंट्री पे काम इसका नहीं किया गया है। लेकिन टैली में आज की तारीख में ट्रेडिंग कंपनी में क्या होता है कि भैया इन्वेंट्री पे काम किया जाता है ना, क्योंकि उससे इन्वॉइसिंग आपको करना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब फिजिकल स्टॉक का जब वेरिफिकेशन होता है, ओपनिंग तो है ही, बराबर ना, तो क्लोजिंग वैल्यू तो कुछ ना कुछ आपका चेंज तो होगा ना। सीधी सी बात, जब फिजिकल स्टॉक हम उठाएंगे कितना है, और कोई भी स्टॉक आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये तो आपको बात पता होना चाहिए ना। जिस तरीके से कैश आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, उसी तरीके से स्टॉक भी कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक स्टॉक आया नहीं तो वो बिका कैसे रे बाबा, है ना। लेकिन भैया होता ऐसा है ना, हम लोग भी बहुत सारे का काम हम करते हैं मार्केट में, तो देखते हैं कुछ भी लोग बना करके बेच देते हैं, तो वो तो स्टॉक तो नेगेटिव ही आएगा ना, क्या नहीं आएगा। लेकिन अब आपको अकाउंट्स को फाइनलाइज तो करना है। अब भैया नेगेटिव है और नेगेटिव को रखना नहीं है, तो वो पॉजिटिव कैसे होगा? अब मैं आपको रास्ता मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो नेगेटिव तो हो गया है ना, लेकिन फिर भी जब आप फिजिकल स्टॉक जब उठाते हो तो वो आपके स्टॉक में दिख ही नहीं रहा। जब दिख नहीं रहा तो वो ज़ीरो हो गया ना। तो उसे आपको कैसे करना है? आपको कहाँ चले जाना है? इन्वेंट्री वॉचर में। मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ, ठीक है। इन्वेंट्री वॉचर में जाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो राइट साइड में दिख रहा है ना फिजिकल स्टॉक, आपको यहाँ पर आ जाना है। देखिए फिजिकल स्टॉक में आ गए। अब यहाँ पर साफ लिखा हुआ है फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन। इसे हम लोग स्टॉक टेकिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये चाहो तो आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली भी करो। स्टॉक टेकिंग करना भी चाहिए कि आपका गोडाउन वगैरह है तो वहाँ पर जितना स्टॉक दिख रहा है प्लस टैली में जो आपका दिख रहा है वो एक दूसरे से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उसको वो सॉर्टिंग करना पड़ता है। जो भी है उसको एक्चुअल में आपको मानना पड़ता है। मेरी बात को समझे कि नहीं? लेकिन मार्च क्लोजिंग में तो आपको करना पड़ेगा ना भाई। अब जैसे कि यहाँ पर अभी तो हमारा फिलहाल कोई डेटा है नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ करना क्या था। नेम ऑफ आइटम में जो भी आपका फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन में आया है, जैसे कि हमारा Vivo V9 आ गया। हम लोग जब इंटर मारते हैं ना तो यहाँ पर जो आपका जो क्वांटिटी है, देखिए ये वाला जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला आइटम का नाम लेते हैं और क्वांटिटी, यहाँ पर हम जितना पुटअप करेंगे वही माना जाएगा मार्च क्लोजिंग में। अगर कोई नेगेटिव आ रहा था, अब स्टॉक है ही नहीं, तो यहाँ पर आप ज़ीरो मार दो तो उसका वैल्यू क्या दिखेगा? नेगेटिव से ज़ीरो। और अगर कोई स्टॉक हमारा 10 था और हम फिजिकल स्टॉक में पाया उसको 15, तो 15 डालोगे तो अब वहाँ कितना दिखेगा? 15। मेरी बात को समझे? तो शॉर्ट एंड एक्सेस फिजिकल स्टॉक में हो सकता है। तो जितना भी आपका स्टॉक है एक्चुअल में जो आप दिखाना चाहते हैं वो यहाँ पर से आप स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं। मेरी बात क्लियर है? अगर आपका इन्वेंट्री पे काम होता है तो, है ना। अब आपका एक आइटम हो या फिर 100 आइटम हो, 1 बाय 1 करके आपको इसे मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो बात हो गई अगर आप स्टॉक का काम साथ में कर रहे हो अकाउंट्स के साथ साथ। लेकिन हमारा डेटा कुछ ऐसा है ना भाई कि यहाँ पे क्या है ना, डायरेक्टली हमने यहाँ पर फिगर को बैठाया। अगर ऐसे काम करते हो तो कैसे बैठाना? सीधी सी बात है ना। इसी के अंदर हम लोग जाएंगे, इंटर हम मारेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह का आपका यहाँ पर खुल जाएगा। खुल गया, इंटर मार के हम लोगों को नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखिए 2,70,000 रुपया
201 रुपया ही हमारा ओपनिंग चढ़ा हुआ है। सीधा यहाँ पर नीचे आइएगा, डेट यहाँ पर मारिएगा, मैंने ऑलरेडी मार्क के रखा है। और बाकी जो आपका स्टॉक है एक्चुअल में, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि टैली पे ही ये काम हो सकता है, आप एक्सेल पे वो बना के रखिए स्टॉक का पूरा रजिस्टर कि देखिए आपका जहाँ पर माल पड़ा हुआ है कितना माल है, ठीक है, उतना माल का आप टोटल वैल्यू आप निकाल लीजिए और वो वैल्यू आपको यहाँ पर चढ़ा देना है। मेरी बात को समझे कि नहीं, वो रिपोर्ट तो आपको हर हाल में बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो वैल्यू आपको यहाँ पर चढ़ा देना। अब जैसे कि सपोज मैं चढ़ा देता हूँ 3.5 लाख रुपया, ये देखो, ठीक है। अब मैं इसे करूँगा एक्सेप्ट, हो गया ना। अब यहाँ पर आप जब देखोगे, देखो अब यहाँ पर स्टॉक इन हैंड कितना आ रहा है, 3.5 लाख रुपया आ रहा है कि नहीं। तो इसका माने जब हम लोग स्टॉक को भी जब हम लोग जो चेंज करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को, तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। बात बराबर है, ये हमारा काम तो हो गया। अब इसके बाद भाई हमें क्या करना है, जितने भी जो एक्सपेंस है आपको इसे भी ध्यान में रखना है। वो क्या रखना भाई एक्सपेंस में, चाहे वो डायरेक्ट हो या फिर आपका इनडायरेक्ट हो। आपको ये पता होना चाहिए इनकम टैक्स के कानून के मुताबिक कि कोई भी खर्चा, कोई भी इनकम जिस साल से बिलोंग करता है उसको उसी साल में दिखाना है। ऐसा नहीं कि इस साल में दिखाया और इसे कुछ पार्ट हमने अगले साल भी दिखा दिया, ऐसा नहीं करना। मेरी बात को समझे कि नहीं। तो ये आपका क्या हो सकता है, कुछ आपका प्रीपेड भी हो सकता है और कुछ आपको लायबिलिटी भी हो सकती है। ये आपको दोनों आपको पकड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि आपका कोई जैसे कि सैलरी एक्सपेंस है, आपका रेंट है। क्या होता है ना कि हम जब सैलरी जब किसी को जब देते हैं ना भाई, तो इस महीने की सैलरी हम लोग अगले महीने देते हैं। तो मार्च का महीना है तो मार्च की सैलरी अगर आपने मार्च में दे दिया तब तो इसके एक्सपेंस की कोई लायबिलिटी आपकी नहीं हुई ना, क्योंकि हमने मार्च का सैलरी मार्च में दे के ख़त्म कर दिया। लेकिन अगर मान के चलो कि कोई भी ऐसा एक्सपेंस, यहाँ पर मैं आपको सैलरी बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो कि था इस साल का लेकिन पेमेंट कब हो रहा है, अगले साल, तो उसकी लायबिलिटी आपको पकड़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि इस साल अगर नहीं किया तो अगले साल हम उसे दिखा देंगे सैलरी अकाउंट या टू कैश और बैंक। इसको अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स डिसअलाउ एक्सपेंस माना जाता है, यानी कि ये आपका मान्य नहीं होगा क्योंकि खर्चा था इस साल का और आप दिखा रहे हो खर्चा कहाँ, अगले साल। नहीं, ऐसा नहीं करना, उसकी लायबिलिटी पकड़नी है। अब लायबिलिटी आपको कैसे कैसे पकड़नी है, किसी किसकी पकड़नी है, इस तरह के सारे एक्सपेंस का, ठीक है। अब जैसे किसका किसका हो सकता है, जैसे हम लोग हमेशा देखते हैं किसका किसका हो सकता है, जैसे बिजली बिल सबसे पहले, वो तो भैया आपका मीटर आके रीडिंग करेगा, फिर अगले महीने के वो तारीख को वो आपको बिल ला करके देगा, यानी कि मार्च का बिल कब आएगा आपका, अप्रैल में। तो आपको वो फिगर तो पकड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि पेमेंट करोगे अप्रैल में। इसका माने इलेक्ट्रिसिटी का आपको लायबिलिटी पकड़ना पड़ेगा, इंटरनेट का पकड़ना पड़ेगा, टेलीफोन के एक्सपेंसेस का आपका पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि टेलीफोन का बिल भी कब आएगा, अगले महीने आएगा। तो पेमेंट कब करोगे, अगले महीने करोगे ना भाई। तो इस तरीके से सैलरी का हो गया, इस तरीके से रेंट का हो गया। तो जितने भी ऐसे एक्सपेंस है जो कि इस साल से बिलोंग करता है लेकिन पेमेंट किया जाएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको इसी साल में दिखाना है और उसका पेमेंट अगले साल करना। तो उसको आपको कैसे करना है, चलिए अब मैं आपको मिसाल के तौर पर बता दूं। अब आते हैं हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में, ठीक है। हम लोग कब एंट्री लेंगे, 31 मार्च को लेंगे। कोई भी एंट्री कब लेंगे, 31 मार्च को। तो यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे F7 बोले तो जर्नल। अब क्या करना है, जिसकी जिसकी लायबिलिटी पकड़नी है आप कंपाउंड एंट्री भी मार सकते हो, या फिर जैसे जैसे आपको बिल रिसीव होता है उसको देखते जाओ और मार्च क्लोजिंग में एंट्री मारते जाओ। क्योंकि आप जानते हो ना, अरे भैया 31 मार्च को क्लोज होता है, लेकिन आपका ऑडिट का जो डेट रहता है वो कभी कभी रहता है 30 सितंबर, कभी अक्टूबर, कभी नवंबर, कभी दिसंबर तक होता रहता है। तो जब बिल आए आप बिल देख करके आप उसका मार्च क्लोजिंग में एंट्री ले लो। जैसे कि मैं ले रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना आया भाई, 10,000 रुपया आया, मान लेते हैं, ठीक है ना। अब आपका CR में क्या होगा, सीधी सी बात अल्ट सी मारिएगा। आपको एक ही लेजर बनाना है, उसका नाम आप रख सकते हैं एक्सपेंसेस, है ना, पेबल, ठीक है ना। आपको ये वाला इस नाम से आपको लेजर बना लेना है। अब आपको इसका ग्रुप क्या रखना है, तो करंट लायबिलिटी क्या लेना है यहाँ पर से, करंट लायबिलिटी, क्योंकि ये बिजनेस के ऊपर क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। मेरी बात को समझे ना। चलिए, तो ये हो गया आपका 10,000। और यहाँ पर आपको नरेशन लिख देना है, बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ ऑफ, जो पीरियड है जो भी है आपको यहाँ पर उसको पुटअप कर देना है। जिस तरीके से मैंने एक एंट्री लिया, इस तरीके से जितनी भी आपकी लायबिलिटी है
वो आपको पकड़नी है। मेरी बात क्लियर है ना? अच्छा, अब बात आती है सैलरी की। अगर वहाँ पे अगर पेरोल पे काम हो रहा है, जैसा कि आप जानते हो कि सैलरी सिर्फ सिंपल ही नहीं होता ना, सैलरी के साथ साथ वहाँ पर पीएफ होगा, ईएसआई होगा, प्रोफेशनल टैक्स होगा, और अगर किसी की अट्रैक्टिव सैलरी है, यानी कि अकॉर्डिंग टू रूल आज के तारीख में अगर 5 लाख से ज़्यादा अगर उसका इनकम है तो फिर आपको उसका टीडीएस भी काटना पड़ेगा। मेरी बात क्लियर है कि नहीं? इसका माने आपको पेरोल रजिस्टर आपको सही से मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है मैं आपको बता देता हूँ। पेरोल में आप जैसा कि जानते हो कि पीएफ और ईएसआई का पेमेंट कैसे होता है आपको पता है ना, क्योंकि मार्च की जो सैलरी होगी आपने कब दिया होगा? अरे भैया अप्रैल में दिया होगा ना, या मार्च का मार्च में दे दिया। चलो अगर मान लेता हो कि आपने पगार मार्च का मार्च में ही दे दिया, लेकिन पीएफ का पेमेंट, ईएसआई के पेमेंट, प्रोफेशनल टैक्स का पेमेंट क्या मार्च में कर दिया? ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। मैं समझ रहा हूँ इसका पेमेंट आपने अगले महीने ही किया होगा, तो इसका मानी उसकी भी लायबिलिटी आपको पकड़नी पड़ेगी कि नहीं? मेरी बात को समझे? तो पेरोल की दुनिया अलग है। ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना, ये वाला वीडियो आप हमारा ज़रूर देख लीजिए। तो क्या होगा, शुरू से एंड तक, यानी कि अप्रैल टू मार्च जो भी आप जो सैलरी प्रोसेसिंग का काम कैसे करोगे, ये इस वीडियो मैंने कवर कर लिया है, तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगे। आप पेरोल में मास्टर बन जाओगे अगर आप ये वीडियो मेरा देख लेते हो तो, ठीक है। अच्छा, फिर भी मार्च क्लोजिंग में हमें क्या ध्यान रखना है? मैंने बोला ना कि आपको सैलरी पर पीएफ, ईएसआई, प्रोफेशनल टैक्स और टीडीएस अगर आपने उसका पेमेंट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया है तो उसकी भी लायबिलिटी आपको पकड़नी पड़ेगी। तो कैसे पकड़नी है? जैसे कि मैं आपको एक मिसाल आपको मैं दे रहा हूँ कि मान के चलो कि कोई बंदा है, मैं एक ही बंदे का मैं आपको मिसाल दूंगा, इस तरीके से आप 100 पर अप्लाई कर सकते हो। मान के चलो कि यहाँ पर हमने सैलरी दिखाया, ठीक है, उसकी सैलरी थी 16,000 रुपया। कितनी थी? 16,000 रुपया। अब सीधी सी बात है, अब सीआर में क्या होगा, उस बंदे का नाम आएगा ना। मैं आपको एग्जांपल में दे, इस तरीके से आपका 100, 200, 300, 50 भी हो सकता है। तो क्या होगा, यहाँ पर इसका टोटल फिगर आ जाएगा 100 आदमी का सैलरी और प्लस 2A, 2B, 2C, 2D। मेरी बात को समझे कि नहीं? हाँ। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर उस बंदे का नाम, जैसे अल्ट मार के मैं ही अपना नाम ले लेता हूँ, कोई स्टाफ है, स्टाफ शफी, मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसका ग्रुप में रखता हूँ करंट लायबिलिटी। मैं सिर्फ आपको ये डेमो दे रहा हूँ समझाने के लिए। देखिए अकाउंट्स को फाइनलाइज जो करोगे ना, अगर वो वहाँ पर पेरोल रजिस्टर मेंटेन हो रहा है तो किस किस चीज़ पर आपको ध्यान रखना, उसकी एंट्री आपको कैसे लेनी पड़ती है, ख़ास तौर से मार्च क्लोजिंग में। वैसे तो आप मेरा पेरोल वाला वो वीडियो देख लो, आपको पता चल जाए कि लेजर कैसे बनाना है, उसके लिए कौन कौन सा ग्रुप बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं भाई, सैलरी है ना, नरेशन में लिखना ड्यू फॉर द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। ये हमने यहाँ पे डाल दिया, ये हुआ ना भाई। अब क्या है, ये तो ड्यू हमने दिखाया, अब हमें क्या करना है, इसका डिडक्शन करना है। क्या करना है भाई, डिडक्शन करना है। क्या चीज़ का डिडक्शन? अरे भैया पीएफ है, ईएसआई है, पीटी है, यही है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स करते हैं। अभी देखो हम लोग सैलरी इसको दिया नहीं, अभी हम लोग सैलरी बना रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधी सी बात है, ये जो स्टाफ था शफी, हम लोग इसे डेबिट कर देंगे। जब हमने टोटल जोड़ा, पीएफ का भी जोड़ा, ईएसआई का जोड़ा, पीटी का भी जोड़ा, मान के चलो कि 1200 रुपये आया, मान लेते हैं ना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको पीएफ का भी काटना। तो मैं यहाँ पर सिर्फ बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए पीएफ, इसका जो ग्रुप हो जाएगा वो हो जाएगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर जैसे कि हमने इसे काट लिया 500 रुपया, मानने में क्या जाता है। फिर यहाँ पर हो गया ईएसआई, इसका ग्रुप है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, ठीक है, इसका हमने काट लिया 300 रुपया। और एक हो गया आपका पीटी, बोले तो प्रोफेशनल टैक्स। मान लेता हूँ, आपको फिगर पे ध्यान नहीं देना है, मैं आपको एंट्री बता रहा हूँ। हमने सैलरी का पेमेंट अगले साल ही करना है, ठीक है, तो उसको वैसे ही छोड़ दो। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट के जब लायबिलिटी साइड पर देखोगे, यहाँ पे आपका जो दिखेगा करंट लायबिलिटी में, देखो करंट लायबिलिटी में आपको यहाँ पर स्टाफ देख रहा है ना, शफी, तो ये तो ऑलरेडी हमारा बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में खड़ा है। जब तक पेमेंट नहीं करेंगे इसका ये इतना बैलेंस दिखता ही रहेगा, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ठीक है। सवाल है किसका, पीएफ और ईएसआई का। तब आपको इसके लिए क्या करना है, सीधी सी बात है, आपको पता होगा कि पीएफ एंड ईएसआई जो होता है, हम जो एम्प्लॉय का काटते हैं ना, तो उसके साथ साथ एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी भी अपना कंट्रीब्यूशन देके वहाँ गवर्नमेंट को जमा करती है। इतना मालूम है ना, बोले तो पीएफ का बराबर बराबर होता है
और एएसआई का क्या होता है, उसका परसेंटेज अलग अलग होता है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या एंट्री यहाँ पे लेनी पड़ेगी, पे रोल से रिलेटेड। जैसे कि अभी आपने क्या काटा था, पीएफ काटा था। जैसे कि आप लोग पीएफ का पेमेंट करोगे अगले साल, तो मार्च क्लोजिंग भाई उसका लायबिलिटी पकड़ना पड़ेगा ना भैया। तो यहाँ पर जैसे पीएफ कितना था, 500 रुपया था, बात मेरी बराबर है। इसको अगेन हम डेबिट करेंगे, ये तो पीएफ हमने उसका काटा था, बाकी मालिक भी तो करेगा ना कंट्रीब्यूशन, कितना करेगा, वही बराबर बोले तो 12%, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। तो अल्ट सी मारेंगे, यहाँ पर मैं खाली बना रहा हूँ कंपनी पीएफ, शॉर्ट में बना रहा हूँ, और मेरे लिए क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि मालिक दे रहा है तो कंपनी के लिए खर्चा ही होगा ना भाई। ठीक है, कितना दिया उसने भी, 500 रुपया देगा वो। अगेन डेबिट करेंगे, प्लस आप जानते होंगे पीएफ का जब हम लोग पेमेंट करते हैं उसके साथ साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने पड़ते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं एडमिन चार्जेस या एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, है ना। एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, इसका पैसे भी हमें देने होते हैं। किसे देने होते हैं, मालिक को, ना कि एम्प्लॉई को। मेरी बात को समझे। तो इसके लिए भी अल्ट सी मार दोगे, यहाँ पर आप बनाओगे एडमिन चार्जेस, मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ, ये भी हमारे लिए क्या एक्सपेंस है। ठीक है ना, इसका परसेंटेज होता है, जो भी परसेंटेज में निकलेगा, मान के चलो कि 150 रुपया निकला, मान लेता हूँ ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से बनाना है पीएफ पेबल। देखो अब ग्रुप यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका करंट लायबिलिटी हो जाएगा। मेरी बात को समझे। ये देखिए, ये एंट्री आपको लेनी पड़ेगी, कभी लो या ना लो, लेकिन मार्च क्लोजिंग में आपको लेना ही लेना है। क्यों, क्योंकि पीएफ का जो पेमेंट करोगे ना 1150 रुपया, आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करोगे, जो भी इसका ड्यू डेट है। तो ये तो हमारा आ गया ना, मेरी बात को समझे। अब यहाँ पर आपको लिख देना है ना, पीएफ फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, आप पेमेंट जब भी करोगे, जब अगले साल जब आप पेमेंट करोगे, मैं आपको बता देता हूँ फिर क्या एंट्री लोगे। इसे जो क्रेडिट किया है ना पीएफ पेबल को, आपको इसे ही डेबिट कर देना है। अब बैंक को क्रेडिट कर देना, तो अगले साल में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी हमने पीएफ की हमने लायबिलिटी इस तरीके से पकड़ी, इसी तरीके से एएसआई का पकड़ना। और पीटी में तो मालिक का कोई कंट्रीब्यूशन तो होता नहीं है, जितना काटा उतना जमा कर देना। मसला पीएफ ईएसआई में, क्योंकि मालिक का उसमें कंट्रीब्यूशन होता है, तो वो एंट्री तो आपको पकड़नी पड़ेगी ना भाई, छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। मेरी बात क्लियर है। चलिए, तो जैसे हमने पीएफ का किया वैसे आपको ईएसआई का भी कर लेना है। और अधिक जानकारी के लिए पेरोल में अगर मास्टर बनना मेरे भाई, तो ये वाला वीडियो देखो। ठीक है, तो मास्टर बन जाओगे। चलो, ये तो बात हो गई कि हमने सैलरी से संबंधित भी हमने लायबिलिटी पकड़ ली। अच्छा ठीक है, अब इसके अलावा और क्या क्या चीज़ का हमें लायबिलिटी पकड़ना पड़ सकता है डेटा एंट्री करने के बाद भी, जो कि हमें ध्यान में नहीं रहता, बिल्कुल ध्यान में नहीं रहता। ये लगभग हम लोगों से भी कभी कभी छूट जाता है। जैसे कि अब भैया जो हमारे सीए साहब है जो ऑडिट कर रहे हैं, वो फ्री में करेंगे क्या, वो तो पैसा तो लेंगे ना भाई हमसे। कितना पैसा लेंगे, जो भी उनका ऑडिट फ़ी है आपको उसकी भी लायबिलिटी पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो एक्सपेंस इस साल के लिए है ना। पेमेंट कब करोगे, ऑडिट होते होते तो आपका चला जाएगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। पैसा कब दोगे, नवंबर, दिसंबर में। मेरी बात को समझे। लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा इसी साल में ना, अकाउंटिंग वाचर में आओ। कहाँ चले जाओ भाई, जर्नल 31 मार्च को लेना। क्या लेना, ऑडिट फ़ी। एक लेजर बनाइएगा ऑडिट फ़ी, उसका ग्रुप कर दीजिएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो भी फिगर है, मान के चलोगे भाई साहब ने हमसे 15,000 रुपये ऑडिट फ़ी लिया, और आपको एक लेजर क्या बनाना है, ऑडिट फ़ी पेबल। या नहीं तो जो पहले से आपने एक बनाया था ना, क्या बनाया था, एक्सपेंसेस पेबल, आप उसे उसी में भी डाल सकते हो। नरेशन में डाल देना कि भैया ये जो पेबल है ना वो ऑडिट फ़ी के लिए। मेरी बात को समझे। नहीं तो आप अलग से भी लेजर बना सकते हो, कोई मसला नहीं। आपको नरेशन डाल देना, ऑडिट फ़ी पेबल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19। पेमेंट कब करोगे, अगले साल जब करोगे। इसे क्रेडिट किया है तो इसे हम डेबिट कर देंगे, और बैंक और कैश को क्रेडिट कर देंगे, वो भी क्या हो जाएगा, 0। तो ये भी हमारा काम हो गया। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ एक्सपेंस की हमने लायबिलिटी पकड़ी। कभी कभी क्या होता है, हम किसी को ज़्यादा पैसा भी दे देते हैं, ऐसा भी होता है ना, क्या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। जब आपका ऑडिट होगा ना, ये सब कुछ आपका दिखेगा वहाँ पे। लेकिन आप अगर पहले से जान रहे हो, आप जानकार हो, आप सीनियर अकाउंटेंट हो, तो सीधी सी बात है आपको उसका भी एडजस्टमेंट पहले ही कर लेना था, ना कि मार्च क्लोजिंग में। लेकिन चलो, डेटा एंट्री किसी ने कर दिया, लेकिन ऑडिट में तो वो पकड़ाएगा ना कि हाँ भाई ये जो खर्चा था ये तो एडवांस है,
ये तो अगले साल के लिए इसमें मिला हुआ है, तब तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा, इस साल में उसे घटा के दिखाना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आ जाता हूँ अकाउंटिंग वाउचर में, मैंने किसी को रेंट का ही पेमेंट कर दिया, मकान मालिक को अपने, मैंने 6 महीने का पेमेंट किया जनवरी में, तो देखो जनवरी फरवरी मार्च तक का ना करना था, लेकिन मैं कब का कर रहा हूँ, अप्रैल मई जून। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने एंट्री मैंने पहले से कर दिया कि भैया रेंट को हमने डेबिट कर दिया, क्या कर दिया, फुल अमाउंट्स। ये देखो रेंट का हमने बनाया, ग्रुप कर दिया इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है ना। मान के चलो कि मेरा 2,000 रुपया पर मंथ का किराया था, मान लेता हूँ, तो 6 दूनी 12,000 मैंने इसे दे दिया, ठीक है, कैश के ही थ्रू दिया, चलो मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये तो 6 महीने का, लेकिन आपको पता है ना कि भैया मार्च तक का ही खर्चा हमें इस साल में दिखाना है, लेकिन आपने क्या किया, अगले साल का भी खर्चा इसी में दिखला दिया। कोई बात नहीं, आपने दिखा दिया, सेव भी कर लिया, बराबर है कि नहीं। लेकिन मार्च क्लोजिंग में आपको इसे क्या करना पड़ेगा, घटा के दिखाना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, जितना जो 3 महीने का है वो आपको क्या करना है, प्रीपेड में आपको उसे डालना पड़ेगा। मेरी बात को समझे। लेकिन अगर आपको पहले से ये बात अगर मालूम रहता तो आप क्या करते, सीधी सी बात है, रेंट में कितना डालते, 6,000 रुपया, ये चला गया इस साल में, अगेन डेबिट होता, तो आप क्या यहाँ पर बनाते, प्रीपेड रेंट, अल्ट सी मारिए, आपको यहाँ पर बनाना था प्रीपेड रेंट। मेरी बात को समझे। और ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रुप करंट एसेट्स हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि मेरा ही एडवांस पैसा मकान मालिक की तरफ निकल रहा है। एडवांस पैसा दिया ना, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट्स में। मेरी बात को समझिए। इससे हम लोग सेव करेंगे, देखिए कितना निकलेंगे, 6,000 रुपया, 3 महीने का इस साल में चला गया और 3 महीने का बैलेंस शीट के एसेट्स में चला गया। और यहाँ पर सीधी सी बात है, टू कैश या टू बैंक। अगर हम पहले से जान रहे हैं तो यही एंट्री हमें लेना, जिस तारीख को भी हम पेमेंट करेंगे, यानी कि जनवरी में। और अगर पूरे 12 को दिखाते तो हम रिवर्स कर देते। मेरी बात को समझे कि नहीं। तो ये भी आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि हमने किसी को एडवांस पेमेंट तो नहीं किया एक्सपेंस के अगेंस्ट में, तो आपको उसे करंट एसेट्स के तौर पे बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। तो ये एंट्री डालोगे तब ना जाएगा भैया। देखो जैसे हमने इसे सेव किया, अब आ जाओ बैलेंस शीट में। देखो बैलेंस शीट में जब आओगे, कहाँ रे बाबा, अभी हमने मारा यहाँ पर, देखो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आगे देखो, अभी इधर देखो प्रीपेड है, यहाँ पे बिल्कुल है। मेरी बात क्लियर है। अच्छा ठीक है। अब इसके अलावा आपको क्या चीज़ पे ध्यान देना है, ठीक है ना। अब आपको देखना है कि जो भी आपका जो फिक्स्ड एसेट्स है, मेरी बात को समझिए, फिक्स्ड एसेट्स है कि नहीं हमारे पास, तो सीधी सी बात है, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट इस पर डिप्रिसिएशन भी चार्टर्ड साहब ने बनाया होगा, उसका चार्ट, ठीक है ना। अब हमें जैसे नहीं आता है कि हमें किस तरीके से डिप्रिसिएशन लगाना, अरे सारा काम हमें थोड़े करना है, अरे सीए को भी कुछ काम करने दो भाई। सीए साहब हैं, वो चार्ट आपको कैलकुलेशन करके आपको बना के दे देंगे, ठीक है। अब वो देख के आपको इसकी एंट्री मारनी है भाई, क्योंकि इसकी एंट्री तो लेना पड़ेगा, ये तो आपका मैंडेटरी है। मैं बता रहा हूँ कि किसकी चीज़ पर फोकस करना, फाइनलाइज करते हुए सब छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर आएगा अकाउंटिंग वाउचर में, वही 31 मार्च को क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे, है ना। जो भी फिगर है, मान के चलो जो टोटल है हमारे पास 6-7 तरह का एसेट्स है, जो भी बैलेंस शीट में आपको दिख रहा है, सभी पे लगेगा ना डिप्रिसिएशन। मान के चलो कि 1.5 लाख रुपया ही है, मान लेता हूँ टोटल आया। अब 2 क्या हो जाएगा, टीवी कितना है ना। उसके बाद आपका सीआर में क्या आएगा, जो भी मेरे पास जो मोटर कार व्हीकल है वो आ जाएगा। मेरी बात को समझे, मोबाइल आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो जितना भी आपका जो फिक्स्ड एसेट्स होगा वो आपका क्रेडिट हो जाएगा और डिप्रिसिएशन आपका डेबिट हो जाएगा। मेरी बात क्लियर है। तो इससे क्या होगा, आपका बैलेंस शीट में जो आपका ये जो फिक्स्ड एसेट्स है उसका वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि घटाना लाजमी है ना। और उतना ही फिगर नुकसान के तौर पे यहाँ देखो आपको पीएनएल के डीआर में दिख जाएगा। देखो दिख रहा है ना बाबा। डिप्रिसिएशन कितना है, 1,35,473 रुपया। मेरी बात क्लियर है। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और इसकी एंट्री आपको हर हाल में लेनी है, छूटना नहीं चाहिए रे बाबा, ठीक है। अच्छा ठीक। अब उसके बाद क्या होता है, कोई भी फर्म हो, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, या फिर आपका प्राइवेट लिमिटेड हो, लिमिटेड हो, पार्टनरशिप हो, अगर कोई भी मालिक अगर अपना पर्सनल कोई खर्चा करता है तो वो उसका ड्राइंग्स कहलाता है, ये आपको मालूम है ना। आप उसको कहीं पर एक्सपेंस के तौर पे दिखा नहीं सकते, क्योंकि पर्सनल खर्चा तो भाई हर कंपनी में होता ही होता है,
ठीक है ना। और अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो बिना ड्राइंग्स के आपका बैलेंस शीट फाइनलाइज होगा ही नहीं, उसमें आपका ड्राइंग्स का होना मैंडेटरी है। लेकिन अगर पार्टनरशिप है, एलएलपी है, प्राइवेट लिमिटेड है, ये डिपेंड करता है कि उसमें उनका कोई पर्सनल खर्चा है भी या नहीं। अगर है तो फिर उसकी एंट्री आपको तो लेनी पड़ेगी ना, मेरी बात को समझेगी ना। तो ड्राइंग्स के भी एंट्री आपको लेनी पड़ेगी। उसने बैंक से पैसा निकाला हो या फिर कैश से पैसा निकाला हो या फिर कंपनी से उसने कोई सामान को अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो घर लेके गया हो, तो ड्राइंग्स के भी आपको ध्यान में रखना है। और आपको पता नहीं कि ड्राइंग्स की सिंपल एंट्री क्या होगी। अरे सीधी सी बात, जिस तारीख को वो यूटिलाइज करेगा किसी भी चीज़ को, उस तारीख को आपको इसकी एंट्री लेनी है। अकाउंटिंग वाउचर में आना है जो भी तारीख को, मैं 31 मार्च को ही ले रहा हूँ। पेमेंट में आ गए, यहाँ पर एक आप ड्राइंग्स करके लेजर बनाइएगा। और आपको पता है ना कि ड्राइंग्स कैपिटल से लेस होता है, और जो आइटम कैपिटल से लेस होता है उसका ग्रुप कैपिटल ही होता है, बराबर है। तो जो भी फिगर है, जैसे कि 1250 रुपये का उसने कार्ड को स्वैप कर दिया कहीं पे, है ना, अपने पर्सनल खर्चे के लिए, तो ये तो उसका पर्सनल हो गया ना। तो क्या करेंगे हम लोग, ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे और यहाँ पर बैंक को हम लोग क्रेडिट करेंगे, और नरेशन जो भी है हम उसे यहाँ पर पुटअप कर देंगे। तो इस तरीके से जो भी प्रोप्राइटर या उसके डायरेक्टर का जो भी खर्चा होगा वो सारा का सारा उसके कैपिटल से लेस होगा। तो याद रखिएगा, अभी देखिए जैसे ही हम लोग ड्राइंग्स को यहाँ पे एंट्री मारेंगे ना, तो क्या होगा, आप जब बैलेंस शीट में आइए, देखिए यहाँ पर कैपिटल और देखिए ड्राइंग्स इसका लिस्ट किया हुआ है। पहले से भी कुछ एंट्री यहाँ पर डली हुई है, लेकिन आप अंदर जाके देखो ड्राइंग्स के खाते में, देखो यहाँ पर हमने 1250 की एंट्री लिया, हाँ लिया, तो दिख रहा है ना, तो लेस हुआ कि नहीं। अच्छा, अब इसके साथ साथ क्या है, जैसे कि आप जानते हो कि अगर आप किसी प्रोप्राइटरशिप फर्म का अकाउंट्स फाइनलाइज कर रहे हो तो उसको क्या होता है ना, अंडर सेक्शन 80C में और 80D में उसे टैक्स का रिबेट भी मिलता है। लेकिन एलएलपी हो, पार्टनरशिप हो या फिर प्राइवेट लिमिटेड हो, तो उसमें इस तरह का रिबेट नहीं मिलता। किसमें मिलता है, आपका इंडिविजुअल या आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म। तो कभी कभी क्या होता है ना कि प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या होता है कि वो अपना इंश्योरेंस का प्रीमियम भी वो देती है। जब देती है तो भाई उसे कहाँ दिखाओगे, क्योंकि वो टैक्स भरते समय उसका रिबेट तो वो ले लेगा। अंडर सेक्शन 80C में 1.5 लाख तक का रिबेट आपको पता होना चाहिए। मान के चलो कि उसने 1.5 लाख का उसने प्रीमियम दे दिया 18 से 19 में, किसी भी डेट में, तो उसकी एंट्री आपको लेनी है ना। जब लोगे, जिस तारीख में लोगे, आपको क्या करना, उसे भी कैपिटल से लेस करना। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना है कि आपको उसे बैलेंस शीट के एसेट्स में कहीं पर दिखाना है, आपको याद रखना है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, उसे कैपिटल से उसे लेस करना है। तो क्या एंट्री मारोगे, मैं आपको बता देता हूँ, वही सिंपल है। यहाँ पर जैसे मैंने मारा LIC, है ना, मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ, और आपको ग्रुप क्या करना, वही कैपिटल। मेरी बात को समझिए, यहाँ पर डाल दो, जैसे कि उसने 1,55,210 रुपये का प्रीमियम भरा। कैसे भरा, अरे भैया चेक से भरा, तो उसके बैंक के यहाँ पर नाम आएगा, ठीक है। यहाँ पर उसका चेक नंबर डालो, नरेशन डालो, किस कंपनी को दिया वो डालो, काम ख़त्म। ये भी एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, बराबर है। तो ये जब आप आके देखोगे बैलेंस शीट में, तो यहाँ पर देखो आपको LIC यहाँ पर लेस करके दिखेगा, दिख रहा है, दिख रहा है। तो इस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मेरी बात क्लियर है, चलो क्लियर है, हम लोग और आगे चलते हैं। आप देखिए इसके साथ साथ हमें ये ध्यान में रखना है कि GST हो या फिर आपका TDS हो, पहले तो ये ध्यान रखना है कि आपने डे टू डे तो भैया अकाउंट्स मेंटेन किया ना। डे टू डे जब आपने अकाउंट्स मेंटेन किया है तो डे टू डे उसकी एंट्री भी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अब आपको क्या करना है ना, आप उसको ऑडिट कर रहे हो ना, चेक कर रहे हो कि मेरी एंट्री बराबर है या नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बैलेंस शीट में आ करके। अभी जैसे कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस में गया, मैं कहीं भी जा रहा हूँ, जैसे कि CGST के ही मैं लेजर में गया, ठीक है। ये मैंने Alt F2 मारा, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एडजस्टमेंट एंट्री मैंने करके रखा। अभी आपको बताऊँगा कैसे आपको करना है, ठीक है ना। आप जहाँ पर भी काम करते हो, आप टैली पे काम करो या किसी पर भी काम करो, आप कॉमन GST के लेजर बनाते हो ना, SGST, CGST और IGST, वही आपका परचेज में भी यूज़ होता है लेजर, और वही आपका सेल में भी यूज़ होता है। बात बराबर है ना। जब टैक्स पेमेंट करते हो तो एंट्री करते हो कि नहीं, करते हो ना। अगर नहीं किया तो फिर आपको GST के पोर्टल से सारे चालान को निकाल करके उसका एंट्री लेना पड़ेगा। सीधी सी बात है ना, आपका GST का तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना। कब कब करना है, जब जब आपने GSTR 3B का रिटर्न डाला है, GSTR 3B का। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये हमारा GSTR 3B का एक एडजस्टमेंट का यहाँ पर मैंने डेटा मैंने निकाल के रखा है किसी मंथ का,
क्योंकि आपको पता है कि जब GSTR 3B का जब रिटर्न डालते हो ना, वो ऑटोमेटिक आपका ऑफसेट हो जाता है। अब यहाँ पर जब आप देखोगे, ये हम पर लायबिलिटी बन रही थी, देख रहे हो IGST कितना बन रहा था, 4756 रुपया, बराबर है। अच्छा, हमने ऑफसेट किया, ये देखो ITC हमने क्लेम किया ना, ये तो ऑटोमेटिक होता है 1303 SGST में और CGST बराबर है। इसके बावजूद भी 2150 रुपये का हमें पेमेंट करना पड़ा। अब सवाल यह है कि भैया कैसे पेमेंट किया, अभी मैं आपको बता रहा था ना, खुद से किया या दूसरी फर्म के थ्रू किया गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, अब आपको हर महीने इसी टाइप से आपको इसके एंट्री लेनी पड़ेगी। कैसे आपको लेना है, जैसे कि आप देखिए मैं कैसे यहाँ पर एंट्री ले रहा हूँ, मैं आपको एक एंट्री मैं करके मैं दिखा ही देता हूँ, ठीक है। कोई भी तारीख मैं यहाँ पर से पकड़ लेता हूँ, आ जाता हूँ मैं जैसे कि जर्नल में, या फिर आप आ जाइए पेमेंट में, मान के चलो कि मैंने ही पेमेंट किया है ना। तो आपको क्या करना, यहाँ पर देखो इसकी लायबिलिटी थी ना, बोले तो IGST, ठीक है, ये लायबिलिटी था। जब ये आपकी जब लायबिलिटी थी, आपको क्या करना है, इसे डेबिट करना है, ठीक है, IGST। मेरी बात को समझे, कितना था भाई, 4756 है, तो 4756, क्योंकि अब हम लोग इसे ऑफसेट कर रहे हैं, ऑफसेट का एंट्री भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑफसेट का मतलब ही होता है कि हमारा क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा था, इसका मतलब हमें देना था, लायबिलिटी था, आपको क्या करना, रिवर्स करना, उसे डेबिट करना पड़ेगा। मेरी बात क्लियर है कि नहीं, हाँ जी क्लियर है। तो यहाँ पर ये हो गया, बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, CR साइड में लेंगे ना, CR साइड में हम लोग क्या लेंगे, हमने ऑफसेट किया, किसे किया, देखो CGST को और SGST को, 1300 रुपया, तो हमने यहाँ पे ले लिया SGST, कितना था रे बाबा, 1303 रुपया, ठीक है, और फिर हमने ले लिया यहाँ पर CGST 1303 रुपया। मेरी बात को समझे, बाकी बैलेंस हमने 2150 रुपया हमने उसे पेमेंट कर दिया। तो पेमेंट कैसे किया भाई, नेट बैंकिंग या कैश के थ्रू, कैसे किया वो आपको देना पड़ेगा। जैसे मैंने बैंक से ही पेमेंट किया, ठीक है, देखो 2150 रुपया। मेरी बात क्लियर हुई। और अगर आपने पेमेंट नहीं किया, आपका किसी भाई का नेट बैंकिंग है, उसने पेमेंट कर दिया, तो यहाँ पर उसका नाम लिखो, उसकी लायबिलिटी आपको पकड़नी पड़ेगी, उसका ग्रुप क्या कर देना, करंट लायबिलिटी, उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल में पैसा दे देना एक साथ मिला करके। मेरी बात को समझे, तो जैसा लेन देन होगा भैया रिकॉर्डिंग पे आपको वैसे करनी पड़ेगी, 2150 रुपया। अब मैं आपको इसके अगेंस्ट में आपको चालान दिखाता हूँ, ये देखो है इसकी चालान कॉपी, यहाँ पर देखो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा, उसने पे किया ना, कितना पे किया IGST में, 2150 रुपये का पेमेंट किया। चलिए अब हम लोग इसे कर लेते हैं सेव, नरेशन वगैरह जो होगा अब इसको डाल दीजिएगा। देखिए अब साथ ही साथ क्या होता है ना भाई, कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें लेट फाइन भी पे करना होता है, ठीक है। और आपको पता है, आप रिलेटेड टू सेल्स टैक्स यानी कि GST और रिलेटेड टू इनकम टैक्स या TDS, किसी भी तरह का अगर लेट फाइन आप अगर देते हैं, ठीक है, तो आप उसको PNL में दिखा नहीं सकते, एज ए एक्सपेंस, ये इनकम टैक्स का कानून है। तो आपको क्या करना है, सीधी सी बात है, उसे आपको कैपिटल से लेस करना है, बराबर है कि नहीं। जैसे कि जब चालान जो पे करते हो, तो कभी कभी हमें लेट फाइन भी पे करना होता है, ये आपको पता है, आपने किया भी होगा, वो फी में आपको दिखेगा, अगर कोई पेनल्टी है तो यहाँ दिखेगा, इंटरेस्ट है तो यहाँ दिखेगा, पे किया ना भाई, तो आपको इसे अलग से दिखाना है। और कहाँ दिखाना है, कैपिटल से लेस करना है। तो क्या करोगे, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जब आप अकाउंटिंग वाउचर में जब आप आइएगा, जैसे मैंने यहाँ पर बना के रखा, देखो यहाँ पे दो, एक है लेट फाइन CGST और लेट फाइन SGST। आपको पता है ना, वो दबा दबा के GST आपसे पैसा लेता है, आपको मालूम है ना, और वो दोनों का लेता है। अब मैंने जो इसे बनाया है, पता है इसका मैंने ग्रुप क्या रखा, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका ग्रुप मैंने रख दिया है कैपिटल। क्या रख दिया है, कैपिटल। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, ये कैपिटल से लेस हो जाएगा। आपको इसका ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखने की ज़रूरत नहीं है, तो बाद में फिर आपको कोई एडजस्टमेंट एंट्री भी नहीं लेना पड़ेगा, बस ये एंट्री मारो, खेल ख़त्म करो। जैसे 200 रुपया, ठीक है, अगेन डेबिट। अब आपको क्या करना है, लेट फाइन क्या लेना आपको यहाँ पर, SGST, ये भी 200 रुपया। कैसे पेमेंट किया, अरे भैया बैंक से पेमेंट किया। मेरी बात को समझे, ये मैं आपको सेपरेट एंट्री में करके दिखा रहा हूँ, जबकि ये एंट्री आपका क्या होगा, कंपाउंड एंट्री होगा, क्योंकि जब भी आपने पे किया होगा तो हो सकता है कि आपने IGST के साथ पे किया हो या फिर सेपरेट भी किया हो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। पेमेंट किया ना, ये एंट्री आपको लेनी है, मकसद है कैपिटल से लेस करना, बस इतना समझिए, मोटी बात, ठीक है। ये भी आपको एंट्री करना पड़ेगा। चलिए यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अच्छा, अब क्या होता है कि भाई अगर TDS पर भी काम हो रहा है, आप आउटसोर्सिंग से जिससे भी काम लेते हैं,
जैसे कुरियर वाले से काम लेते हैं या फिर हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही काम लिया या किसी से भी काम लिया, उसके बिल पे हम लोग क्या करते हैं भाई, टीडीएस काटते हैं। ठीक है, जब टीडीएस काटते हैं उसकी भी एंट्री आपकी प्रॉपर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आप क्या करते हो, जब जब आप टीडीएस काटते हो आप उसका टीडीएस काटने की एंट्री करते हो और जब जब पेमेंट करते हो उसकी भी एंट्री करते हो, बराबर है कि नहीं। तो टीडीएस का मसला काफ़ी सेंसिटिव होता है, इसमें आपको कहीं पर कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरी बात को समझे। कभी कभी क्या होता है ना कि हम जब एक्सेल शीट में उसका डेटा जब हम बना के रखते हैं, वैसे तो मेरा टीडीएस पे पूरा एक कंप्लीट एक सीरीज़ ही है, आप उसको देख सकते हो। तो जो उसमें हम जो डेटा बनाते हैं ना, रिटर्न भी फाइल हो गया, सब कुछ सही हो गया, लेकिन डेटा एंट्री में छूट गया। मेरी बात को समझे कि नहीं। जब डेटा एंट्री में छूट जाएगा तब तो मामला आपका गड़बड़ हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से एक फ्रेश 1 साल का हम लोग चालान का कॉपी हम लोग निकालते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए आपको सिंपल वे में आपको गूगल पे जाना है और आपको यहाँ पर टैप करना है चालान स्टेटस, ये वाला जो आपका दिया हुआ है ना tin.tin.nsdl.com, बस आपको इस पर क्लिक कर देना। देखिए ठीक है, अब आपको किस पे बेस पे जाना है, टैन बेस पे। ठीक है, टैन बेस, इस पर क्लिक कीजिए। जो भी आपका टैन नंबर है वो यहाँ डालिए और आपको क्या करना है, जो भी पीरियड 1 साल का वो आपको यहाँ पर पुटअप कर दे। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर कर रहा हूँ 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 मेरे को लेना। ठीक है, यहाँ पर आपका ये जो है कैप्चा जो है उसको डालिए, व्यू, देखिए सारा आ गया ना, सारा आया। अब आपको यहाँ पर देखना है कि जब इतना सारा यहाँ पर हमें दिख रहा है, यानी इतना बार चालान हमारा पेमेंट हुआ है, तो आपका एक्सेल शीट तो बना हुआ होगा ही, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो भैया रखा होगा ना, तभी तो आपने टैली पे एंट्री लिया। तो आपको इसको क्या करना, क्रॉस वेरीफाई करना है, कहीं कोई एंट्री छूट तो नहीं गई है। मेरी बात को समझे। इसमें भले अभी अमाउंट आपका नहीं दिख रहा है, वो तो आपको यहाँ पर से डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको एक्सेल शीट में जो आपने डिटेल्स बना के रखा है, अब जैसे कि मैं टैली खोलता हूँ, टैली में मैं खोलता हूँ लेजर किसका, टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर का। जैसे कि मैं किसी एक का मैं टीडीएस में काटता हूँ, मेरी बात को समझे। अब देखो जहाँ जहाँ मैंने टीडीएस हमने काटा है, ये देखो CR साइड मैंने टीडीएस काटा, बराबर है ना। टोटल कितना दिखला रहा है यहाँ पर, 2 2 4। हम ऐसे भी तो काउंटिंग कर सकते हैं ना कि वहाँ पर 4 दिख रहा है, यहाँ पर इतना सारा दिख रहा है भाई। मेरी बात को समझे। एक मोटे तौर पर हम चालान का रिकन्सिलेशन भी कर लेते हैं कि नहीं लगता है कि कोई छूटा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, जहाँ पर भी आपने डे टू डे एक्सेल में जो उसका रिकॉर्ड किया उससे मिलान कीजिए। यहाँ पे वो फिगर डालिए, यहाँ पे सीरियल नंबर देख करके वो मैच कर रहा है कि नहीं। बाकी जो छूटा उसकी एंट्री आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि टीडीएस का मामला काफ़ी सेंसिटिव होता है, इसलिए आपको इसको ध्यानपूर्वक काम करना पड़ेगा। मेरी बात क्लियर है। अच्छा, अगर यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो लगभग हमारा अकाउंट्स फाइनलाइज हो चुका है। अब आपको क्या करना है ना कि प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर हम लोग आएंगे। अब इसके बाद क्या है, जब अकाउंट्स आपका फाइनलाइज हो गया, मान के चलो कि हमारा यही नेट प्रॉफिट निकला है, अब हमें इस पर क्या करना है भाई, हमें टैक्स देना है। अब टैक्स जो भी निकले, आपको पता है ना कि टैक्स जो भी निकलेगा तो पेमेंट कब होगा, अगले साल होगा ना भाई, उसी साल में तो नहीं होगा। और जैसा कि आपको पता है कि अगर 10,000 से ज़्यादा का अगर किसी का टैक्स पिछले साल बना है तो वो इस साल क्या करेगा, एडवांस टैक्स को पे करेगा। अगर आपने एडवांस टैक्स को पे किया है तो उसकी एंट्री तो आपकी इसमें होगी ही। मेरी बात को समझे। और अगर नहीं भी है, नहीं किया, पेमेंट किया ही नहीं, तो प्रोविज़न तो करना पड़ेगा ना भाई। तो इसके लिए हम लोग आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। सीधी सी बात है। अब जैसे कि अगर आपका इंडिविजुअल फर्म है तब तो इसी एंट्री में आपका काम हो जाएगा। कैसे आपको करना, सीधी सी बात है, इनकम टैक्स को आपको क्या कर देना है, आपको डेबिट कर देना है। और आपको पता है कि इनकम टैक्स का जब आप लेजर बनाओगे, इसका ग्रुप क्या करोगे, कैपिटल, तो आपका क्या होगा, कैपिटल से लेस हो जाएगा। मेरी बात को समझे कि नहीं। तो इनकम टैक्स चलो मैंने माना जैसे 30,000 रुपया, और आपको यहाँ पर अल्ट सी मार के क्या बनाना है, प्रोविज़न फॉर टैक्स आपको करके एक लेजर और बना लेना है, प्रोविज़न फॉर टैक्स, बराबर है। इसका ग्रुप कर दीजिएगा प्रोविज़न, टैली में आपका ग्रुप रहता ही रहता है, बराबर है, ठीक है। और नरेशन आपको डाल देना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सॉरी हमने यहाँ पर पेमेंट वाउचर लिया, आपको ये एडजस्टमेंट तो जर्नल में करना है, ठीक है ना। चलिए ये हमारा तो काम हो गया। इससे क्या होगा ना, यहाँ पर जब आप बैलेंस शीट में देखोगे तो कैपिटल से वो आपका क्या होगा, इनकम टैक्स आपका लेस हो जाएगा,
और बाकी जो प्रोविज़न में है वो आपका लायबिलिटी खड़ा रहेगा। देखो 30,000 का है, क्योंकि इसका पेमेंट कब करोगे भाई, सीधी सी बात है ना, अगले साल आपने किया होगा। मेरी बात क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अब आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने कहा कि और अगर ये आपका पार्टनरशिप फर्म रहता या एलएलपी रहता या प्राइवेट लिमिटेड रहता, उसमें आपको पता है कि डायरेक्टर आपके 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, है कि नहीं? तब आप क्या करते? अगर 3 रहता तब आप क्या करते? सीधी सी बात है, तीनों का तो लेजर बना हुआ होता ना भाई कैपिटल के अंतर्गत, तो आप क्या करते? जैसे आप डेबिट करते, सीधी सी बात है, अब वहाँ पर इनकम टैक्स का लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं होती। आप सीधा क्या करते? कैपिटल अकाउंट, जैसे कि ये कैपिटल ए है, मेरी बात को समझिए, कितना लेते हैं हम लोग? जैसे 3 पार्टनर है तो हम तीनों को डेबिट करते इक्वल इक्वल, फिर अगेन डेबिट करते, फिर दूसरा क्या होता है मेरा कैपिटल बी होता, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से आपका कैपिटल सी होता, 3 पार्टनर है, मेरी बात को समझे, तो ये 10 10 10 10 सब बढ़ गया, और लास्ट में हम क्या करते हैं? वही प्रोविज़न फॉर टैक्स। मेरी बात समझ में आई? ये एंट्री हम लोग इस तरीके से लेते है ना, क्योंकि हमने इसे डेबिट कर दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लेस हो गया उससे, और प्रोविज़न फॉर टैक्स कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। मेरी बात क्लियर है? अच्छा, ये तो आपका सबसे आखिरी एंट्री होगा ना भाई बोले तो, क्योंकि अकाउंट्स में जो कुछ था हमने सब कुछ देख लिया, हमने सारी एडजस्टमेंट एंट्री ले ली, उसके बाद ही हम लोगों ने टैक्स का प्रोविज़न किया, और हमने प्रोविज़न को भी क्या कर दिया? कैपिटल से एडजस्ट कर दिया। अब लास्ट एंट्री आपको क्या बचती है? सीधी सी बात है, जब हम लोग प्रॉफिट लॉस में आते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना नेट प्रॉफिट, ये जो है आपका कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा। मेरी बात क्लियर है? अब आपको क्या करना? प्रॉफिट हुआ ना, लॉस नहीं है, प्रॉफिट है, तो सीधी सी बात है, अकाउंटिंग वाचर में आइएगा, जर्नल में आइएगा, 31 मार्च को आइएगा, बराबर है। अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो एक ही बार में काम हो जाएगा, लेकिन अगर इसके अलावा जैसे मैंने कहा एलएलपी है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, तो जिस रेशियो से उन लोगों का डीड बना हुआ है, उस रेशियो से, उस परसेंटेज के हिसाब से उन तीनों को बांट देना है। मेरी बात को समझे? जैसे प्रॉफिट एंड लॉस तो आपका डेबिट हो जाएगा, कितने से? जितना आपका यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, 4,38,876 रुपया 9 पैसा, बराबर है। अब सीआर में, क्योंकि यहाँ पर अकेला है ना, यही एंट्री हो गया ना, लेकिन यहाँ पर अगर 2-3 पार्टनर अगर होता तो सीधी सी बात है, जितना जितना इसका परसेंटेज के हिसाब से बढ़ता उतना बांट देते। जैसे कैपिटल ए है, मान लेता हूँ मैं 1.5 लाख रुपया, ठीक है, कैपिटल बी है, ये भी 1.5 लाख रुपया, मेरी बात को समझे। फिर कैपिटल सी है, बटा ये मैंने लमसम फिगर निकाला, तो आपको इस तरीके से बांटना है। अगर एक रहेगा तो एक में चला जाएगा, 2-3 है तो आपको इस तरीके से बांट देना है। मेरी बात समझ में आई? ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ तक फाइनलाइज हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने फाइनलाइज करने का जो मैंने तरीका बताया कि आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है और उसके अगेंस्ट में आपको कौन कौन सी एंट्री लेनी है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम या इशू है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम आप इसे लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।